हेलो मेरे नेमी की पब्लिक, आई होप तुम लोग बढ़िया हो गए। काफी टाइम बाद मैंने ये लैंग्वेज को यूज किया है। तुम लोगों को ज्यादा नहीं पकाऊंगा। देखो, मैंने एक चैनल को ढूंढा जिसपे एक्चुअल में बंदा एक्सप्लेन करता है एनिमे को, और लिटरली काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से है। तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ स्क्रीन पे डायरेक्टली बंदे का चैनल का नाम क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका नाम है एनिमे मूव ऐसे समथिंग नाम है। बंदा बहुत बेस्ट वीडियो बनाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें दिखा देता हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ। तो अपन यूट्यूब पे जाएंगे, कुछ उल्टे सीधे मत देखना। उसका नाम है एनी मूव ऐसा, हाँ एनी मूव। तुम लोग देख सकते हो, बंदा काफ़ी बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करता है एनीमे को। तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा इसके चैनल पे जाने के बाद। वैसे तो इसके चैनल पे सिर्फ 23 वीडियोस है। मैंने अपना कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, मतलब देखना पसंद नहीं किया अभी तक उसको। अभी देखता हूँ कैसे एक्सप्लेन करता है, बट मैंने उसके 2-3 क्लिप्स देखे जो कि काफ़ी बेहतरीन मुझे लगे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया जाए और तुम्हें भी एंजॉय कराया जाए। तो पहले तो सबसे पहले इसके चैनल पे जाकर तुम लोग विजिट करो, चैनल इसका देखो, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। बेहतरीन तरीके से हिंदी में एक्सप्लेन करता है। और हाँ भाई, अगर तू मेरा वीडियो देख रहा है तो भाई कॉपीराइट स्ट्राइक मत मारना। प्रॉब्लम रहेगी तो मुझे बताना, मैं वीडियो डिलीट ही कर दूंगा, चलेगा, या प्राइवेट भी कर दूंगा भाई, तू जैसा बोलेगा। बट भाई मतलब कॉपीराइट स्ट्राइक मत मारना। तुझे जो प्रॉब्लम रहेगा मुझे बोलना, कमेंट में ही बोल देना, या भाई तू इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकता है। ये तू चैनल पे मेरे आके बोल देगा ना, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके मतलब जो भी वीडियो का लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पे दे दूंगा। भाई चैनल पे विजिट जरूर कर लेना। और हाँ, इसका प्रमोशन नहीं है ब्रो, इसका लिटरली प्रमोशन नहीं है। अब वीडियो क्या है क्या नहीं मैं तुझे एक्सप्लेन कर देता हूँ। मतलब एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं, वो एक्सप्लेन करेगा। मैंने जो देखा था वो है अपना, ही वॉज समन विथ वर्स्ट एफ रैंक स्किल बट अननोन मोस्ट। ऐसे मैंने स्टार्ट किया था देखने को। नहीं होना चाहिए था क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ तो सबसे पहले हम लगा लेते हैं, क्योंकि डबल आवाज नहीं आनी चाहिए। तो हमारे पास हमारा ये रहा जुगाड़। डन। तो अभी तक तो ये स्टार्ट हो गया है, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और हाँ, एक चीज और पते की बात, ये इसका जो मतलब नाम है, इसके एनिमे का नाम है, उसने दिया है नो लॉन्गर अलाउ इन अनदर वर्ल्ड। एनिमे का नाम है भाई, काफी बेहतरीन मुझे लग रहा है। तो हम ज्यादा टाइम नहीं करते हैं, अब वीडियो करते हैं स्टार्ट। जो भी अच्छा बुरा रहेगा, मेरा जो रिएक्शन, अगर तुम्हें पसंद आएगा तो मुझे कमेंट करके बताना मेरा रिएक्शन कैसा। और मेरा तुम्हें बता दूं भाई, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मेरे इसमें भी, तुम लोग देख सकते हो। और मैं भाई यूट्यूब का कोई प्रीमियम मेंबर भी नहीं हूँ। मेरे चैनल पे इतने सब्सक्राइबर है, बट मेरे हिसाब से लगता है मेरे वो शॉर्ट वाले हैं, इसके लिए मेरे अच्छे व्यूज भी नहीं आते। तो भाई जो भी है देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखना। तो ये है सेंसे, जिसकी अपनी जिंदगी में बस एक ही ख्वाहिश है कि वो सुकून से मर सके। और एक दिन आखिरकार जब उसने अपनी जिंदगी से हार मान के ऐसा करने की कोशिश की, तो अचानक ही एक ऐसे मैजिकल वर्ल्ड में पहुंच जाता है जहां उसे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ लेवल 1 के स्टैट्स होते हैं। जितने भी हीरोज अब तक इस वर्ल्ड में आए हैं, सेंसे उन सब में सबसे ज्यादा कमजोर है और उसके पास कोई स्पेशल स्किल भी नहीं। इसलिए सबको ऐसा लग रहा होता है कि शायद सेंसे गलती से इस वर्ल्ड में आ गया, लेकिन उसके पास एक ऐसी स्पेशल एबिलिटी मौजूद होती है जिसके रिवील होने के बाद लिटरली डीमन लॉर्ड तक उससे फटती है। सेंसे नाम का ये आदमी अपनी जिंदगी से परेशान होकर अपनी माशुका सच्चान के साथ इस दुनिया से जाने का फैसला करता है। और वो लोग खुद मैंने ये देख रहा हूँ, मुझे अच्छा इसलिए लग रहा है, मैं भी याद मैंने मतलब देखा एक और एनिमे जिसका नाम है दैट टाइम आई रिकार्नेटेड एज अ स्लाइम। हाँ, रिमेरो टेम्पेस्ट वाला। उसमें भी काफी भाई बंदा नॉर्मल रहता है। और इसमें एक चीज और मैंने देखा, ट्रक्कून भाई। मोस्ट ऑफ द एनिमे में बंदा अगर रिकार्नेटेड होता है अनदर वर्ल्ड में, उससे उड़ाने का काम करता है अपना ट्रक्कून। और ये भाई जब से एनिमे बना है ना, लिटरली तब से ही ये चीजें चल रही है अभी तक। ट्रक्कून वॉज द लिटरली किलर। हर एक एनिमे में तुम्हें ये बंदा जरूर देखनी, ये ट्रक्कून देखने के लिए जरूर मिल जाएगा। दुनिया से जाने का फैसला करता है और वो लोग खुद को एक लाल धागे से बांध लेते हैं ताकि दोनों हमेशा आफ्टर लाइफ में साथ रह सकें। देख के तो ऐसा लग रहा था कि दोनों इस तेज बहाव वाली नदी में कूदकर अपनी जान देंगे, पर इससे पहले कि वो लोग ऐसा कुछ कर पाते हैं, वहाँ एंट्री होती है अपने ट्रक्कून की, जो उन दोनों को हिट करके वहीं खत्म कर देता है। और फिर बताया जाता है कि इस तरह एक राइटर और उसकी लवर का अंत हुआ। इसके बाद फिर सेंसे को दिखाया जाता है जहां उसकी आंख एक चर्च जैसी जगह पे खुलती है। उसे लगता है कि शायद लोग मरने के बाद यहीं आते हैं। तो एक लेडी आके उसे कहती है कि नहीं, ये कोई स्वर्ग या नर्क नहीं है जहां लोग मरने के बाद आते हैं। इस लेडी का नाम है एनेते, जो दूसरे वर्ल्ड से आने वाले लोगों को गाइड करने का काम करती है। एनेते अब सेंसे को इस वर्ल्ड के बारे में बताती है कि तुम्हारे वाले से बिल्कुल ही अलग है। यहाँ ह्यूमंस के साथ साथ कई सारे बीस्ट, मॉन्स्टर्स और डीमंस भी रहा करते हैं। तुम इस वर्ल्ड में टेलीपोर्ट होकर आए हो ताकि यहाँ के लोगों की हेल्प कर सको और इस दुनिया को आने वाले खतरों से बचा सको। जिसका मतलब कि सेंसे जो शांति से
अपनी लवर के साथ मरना चाहता था वो अब एक दूसरे वर्ल्ड में आके फंस गया है। एनते उसे इस वर्ल्ड के बारे में और भी चीजें बता ही रही होती है कि तब तक सेंसे ढेर सारी जहरीली पिल्स खा लेता है ताकि वो दोबारा मर सके, लेकिन तभी जल्दी से एनते अपने मैजिक से उसे ठीक कर देती है। देखो तुम्हें सब करने की कोई जरूरत नहीं, मैं वैसे भी जीना नहीं चाहता। तो एनते उसे कहते कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें यहाँ भेजा गया है ताकि तुम इस वर्ल्ड को बचाओ। सेंसे कहता है कि मुझे इस दुनिया की कोई परवाह नहीं और फिर से उन जहरीली पिल्स को उठा के खाने लग जाता है। तो एनते उसे समझाती है कि तुम्हें चुना गया है और तुम्हें इस बात को एक्सेप्ट करना ही होगा। सेंसे पूछता है तो किसने चुना मुझे, मैं तो बस आराम से मरना चाहता था। तो एनते फिर समझाती है कि तुम्हें हमारे एक सीक्रेट एजेंट ट्रक कुन ने यहाँ भेजा है, वो सिर्फ उन लोगों को ही मारने जाता है जो अपनी लाइफ से बहुत परेशान होते हैं और ट्रक कुन उन्हें मार के एक नई जिंदगी देता है। जो सुनकर सेंसे को बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि इस ट्रक कुन की वजह से उसकी लवर उससे दूर हो गई और फिर एक सिगरेट लेकर वहीं बैठ के फूकने लग जाता है ताकि जल्दी से जल्दी अपने आप को मार सके। एनते अब सेंसे के स्टैट्स देखने की कोशिश करती है कि वो कितना पावरफुल है, क्योंकि दूसरे वर्ल्ड से आने वाले हर एक इंसान के पास कुछ न कुछ यूनिक पावर्स तो होती ही हैं। लेकिन जब उसने सेंसे के स्टैट्स देखे तो ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसका लेवल है सिर्फ 1। अब तक के जितने भी एडवेंचरर्स इस वर्ल्ड में आए हैं सेंसे उन सबसे ज्यादा कमजोर है, जो देख के वो खुद भी काफी हैरान होती है और उसे लगता है कि शायद इस बार ट्रकों से कुछ गलती हो गई है। तभी सेंसे बैठे बैठे बोर हो जाने की वजह से अब बाहर जाने लगता है। तो एनते उसे रोकते हुए समझाते हैं कि ऐसा मत करो, तुम बहुत ही कमजोर हो, बाहर की दुनिया में टिक नहीं पाओगे। लेकिन उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता और कहता है कि तुम चिंता मत करो, बाहर जाके सबसे पहले मैं मरने के लिए एक अच्छी सी जगह ढूंढूंगा। तो एनते कहती है कि कम से कम तुम जाने से पहले अपने लिए एक प्रोफेशन चुन लेना चाहिए कि तुम इस वर्ल्ड में क्या बनोगे। इसमें भला चुनना क्या है, मैं तो हमेशा से ही एक राइटर हूँ। और ये कहते हुए सेंसे चला जाता है। एनते उसे देख के बहुत ही हैरान होती है क्योंकि वो आज तक किसी भी ऐसे इंसान से नहीं मिली। हर बार जब भी कोई बाहर की दुनिया से आता था तो उनके पास कुछ न कुछ स्पेशल पावर जरूर होती थी, लेकिन सेंसे उन सबसे बिल्कुल ही अलग है और शायद एनते सालों से किसी ऐसे के आने का इंतजार कर रही थी। इधर अब सेंसे को दिखाया जाता है जो बाहर आके अभी भी उन जहरीली पिल्स को ऐसे खा रहा था जैसे वो कोई टॉफी है। तभी ऊपर से एक लड़की की आवाज आती है जिसे एक पेड़ जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर ने जकड़ रखा था और वो सेंसे से हेल्प मांग रही होती है, लेकिन उल्टा वो तो बस वहाँ खड़ा उसे चिल्लाते हुए देखता रहता है और कहता है क्या नजारा है, मरती हुई औरतें कितनी ब्यूटीफुल लगती हैं, अरे पागल हो क्या, मेरी हेल्प तो करो। तो सेंसे उसे बचाने की एक्टिंग करते हुए कहता है देखो मेरे हाथ तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहे। इतने में तभी वो मॉन्स्टर अब सेंसे को भी जकड़ लेता है और दोनों साथ में लटकने लगते हैं। उस लड़की को बड़ा गुस्सा आता है कि तुम मेरे साथ आगे क्यों लटक गए, तुम्हें तो मुझे बचाना चाहिए था। और उसे बताते हैं कि इन प्रीम मॉन्स्टर्स के पास लाइफ फोर्स को खींचने की पावर होती है, कुछ ही देर में अब हम दोनों मारे जाएंगे। लेकिन भाई अपने सेंसे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता क्योंकि एक तरह से उसके मरने की विश पूरी हो जाएगी। वो मॉन्स्टर अब धीरे धीरे दोनों का लाइफ फोर्स खींचने लग जाता है और उस लड़की को लगता है कि सेंसे टपक गया। उसकी बॉडी में अब उन पिल्स की वजह से काफी सारा पॉइजन आ चुका था, तो अब उसे एब्जॉर्ब करने पर उल्टा बेचारा ट्री मॉन्स्टर में ही जहर फैल जाता है और ना चाहते हुए भी सेंसे की जान बच जाती है। उसके पॉइजन की वजह से वो मॉन्स्टर वहीं खत्म हो जाता है। तभी कहीं से एक ऑटोमेटिक आवाज आती है जो बताती है कि सेंसे ने प्री मॉन्स्टर को पॉइजन डैमेज देकर खत्म कर दिया। तो अब उसका लेवल बढ़ के 1 से 3 हो चुका है। वो लड़की तो काफी खुश होती है क्योंकि सेंसे ने उस मॉन्स्टर को हरा दिया, पर बेचारा खुद बड़े दुख में होता है क्योंकि उसने अब तक 5 बार मरने की कोशिश की और मरा एक बार भी नहीं। बिल्कुल आरसीबी जैसी किस्मत हो गई बेचारे की। वो लड़की सेंसे को जान बचाने के लिए थैंक्स कहती है और अपने टाउन में चलने के लिए इन्वाइट करती है एक थैंक यू के तौर पर। लेकिन उसी वक्त अचानक उसकी नजर उस लाल धागे पर जाती है जो उसकी लवर सच्चान ने उसे बांधा था। वो सोचता है कि अगर इस वर्ल्ड में मैं टेलीपोर्ट हुआ तो जरूर सच्चान भी आई होगी और अब सेंसे को जीने के लिए एक नया मकसद मिल जाता है और वो ये कि अपनी लवर सच्चान को ढूंढकर उसी काम को पूरा करना जो अधूरा रह गया था। दूसरी तरफ यहाँ चर्च में एनते गॉड से प्रे करने में लगी होती है कि काश वो दोबारा सेंसे से मिल पाए, पर तभी पीछे से सेंसे वहाँ आ जाता है। एनते बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसे खुशी भंग करने के लिए साथ में वो लड़की भी आई हुई थी जो देख के वो सोचती है कि सेंसे ने इतनी जल्दी अपनी गर्लफ्रेंड भी बना ली। तो वो उसे कहता है कि ऐसे कोई बात नहीं, फिलहाल मैं सच्चान नाम की एक लड़की को ढूंढना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगी। एनते पागल ही हो जाती है कि भाई एक और लड़की, और कितनी लवर्स है इसकी। कुछ देर बाद वो लोग बाहर आते हैं जहाँ एनते भी अब सेंसे के सफर पे उसके साथ आ चुकी थी। जैसे ही वो लड़की उसे करीब जाने लगी तो एनते उसे मारती है कि तुम ऐसे किसी मर्द का हाथ नहीं पकड़ सकती, इतना चिपको मत उससे। जो देख के वो समझ जाती है कि जरूर ये जल रही है और पूछती है कि क्या तुम सेंसे को पसंद करती हो। तो एनते शर्माते हुए मना करती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं साथ में इसलिए आया क्योंकि सेंसे दूसरे वर्ल्ड से आया है और बहुत ही कमजोर है। कमजोर ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इस आदमी ने अभी एक प्रीम मॉन्स्टर को मार के मेरी जान बचाई है। जो सुन के एनते हैरान होने के साथ साथ उदास भी होती है कि सेंसे ने एक लड़की को बचाया और सोचती है कि काश मैं होती उसकी जगह पे। इधर सेंसे कबाड़ में एक कॉफिन ढूंढ लेता है जो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा और वो तामा और एनते से कहता है कि मैं सोने जा रहा हूँ, तुम लोग अपना देख लो। वो लड़की गुस्सा करती है कि मेरा नाम तामा नहीं है, समझे, लेकिन फिर भी वो दोनों मिलकर उसका यही नाम रख देते हैं। अब काफी घंटों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ उन्हें चलते चलते शाम हो गई थी। तामा और एनते पूरे रास्ते उस कॉफिन को खींचते आ रहे होते हैं जिसमें सेंसे लेटा हुआ था और बहुत थक जाने के बाद गुस्से में उससे कहते कि आखिर तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे, तुम्हारे पैरों में मेहंदी लगी है क्या, चल क्यों नहीं रहे। लेकिन सेंसे कोई जवाब नहीं देता, तो वो सोचती है कि कहीं ये अंदर तो नहीं टपक गया। जिसके बाद अब फाइनली काफी घंटों तक चलने के बाद तीनों एक सिटी में पहुंचते हैं। सेंसे आसपास देख के कहता है कि ये जगह इतनी भी बुरी नहीं, ये भी एक काफी ब्यूटीफुल वर्ल्ड है। जिसके बाद सेंसे तामा और एनते किंग के पैलेस में उनसे मिलने
मिलने पहुंचते हैं, जहाँ उसकी एक छोटी बेटी भी होती है, शार्लेट। एनेते किंग को बताती है कि सेंसे दूसरे वर्ल्ड से आया है और एक एडवेंचरर है, जो सुनकर किंग बड़ा खुश होता है और आज रात उन्हें यहाँ रुकने का मौका देता है, क्योंकि वो चाहता था कि सेंसे अपनी एडवेंचर्स की स्टोरी सुनाए, जो किंग को सुनना काफी पसंद है। तो बेचारा अब सेंसे क्या ही करे, एडवेंचर के नाम पे तो वो बस कॉफिन में ही लेटा हुआ था। तो किंग से कहता है, ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कॉफिन में लेटना कैसा होता है। जो सुन के किंग की वहीं फट जाती है कि भाई ये कैसा एडवेंचर हुआ। तो फिर थोड़ा माहौल ठीक करने के लिए एनेते उसे शार्लेट के बारे में पूछती है। हाँ, मुझे तुम लोगों से इसी बारे में कुछ राय लेनी थी। असल में बात यह है कि किंग शार्लेट की शादी करना चाहता है और उसके पास शार्लेट के होने वाले पति के तौर पर 2 दावेदार हैं, पर उसे समझ नहीं आ रहा कि वो इन दोनों में से किसे चुने, और साथ ही शार्लेट भी काफी कंफ्यूज है। इसलिए किंग उन तीनों से राय मांगता है। तो सेंसे कहता है कि आखिर तुम कैसे बाप हो, जो राय तुम्हें अपनी बेटी से लेनी चाहिए वो मुझे जैसे एडवेंचर से पूछ रहे हो। और ये कह के वो चला जाता है। तामा और एनेते बहुत डर जाते हैं कि कहीं किंग को बुरा न लग जाए और सेंसे के बिहेवियर के लिए माफी मांगते हैं। जिसके बाद अब रात के टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सब सो रहे होते हैं, पर सेंसे जगा हुआ था। एनेते के पूछने पर वो कहता है कि मैं कभी सुकून से सो नहीं पाता, यही वजह है कि मैं जल्दी से जल्दी शांति से मरना चाहता हूँ। इतने में एनेते की नजर तामा की पूंछ पर जाती है, जो इस वक्त सेंसे की गोद में सो रही है। उसे लगता है कि शायद तामा के इरादे कुछ ठीक नहीं और दोनों लड़ने लग जाते हैं। तो उनकी चिल्लम चिल्ली से परेशान होकर सेंसे बाहर आ जाता है, जहाँ शार्लेट भी बालकनी में खड़ी रात के नजारे देख रही होती है। तो सेंसे भी उसके पास आता है। रात के अंधेरे में ये नदी कितनी खूबसूरत लग रही है ना, मन तो कर रहा है कि इसे मैं कूदकर अपनी जान दे दूं। सेंसे फिर अब शार्लेट से उस बात पे उसकी राय पूछता है कि वो किससे शादी करना चाहती है, लेकिन वो अभी भी उन दोनों के बीच कंफ्यूज होती है, क्योंकि जहाँ गोमेज एक बहुत ही बहादुर योद्धा है, वहीं ऑटो उसका बचपन का दोस्त है, जिसका म्यूजिक सुन के उसे काफी अच्छा फील होता है। इसलिए वो श्योर नहीं थी कि उसे किसे चुनना चाहिए। देखो, ये अच्छी बात है कि तुम अपने फादर की फिक्र कर रही हो, पर मुझे नहीं लगता कि अपने इस फैसले में तुम्हें दूसरों की सलाह लेनी चाहिए। ये तुम्हारी लाइफ है और ये बात अब तुम पे डिपेंड करती है कि तुम कैसे जीना चाहती हो। और ये कहते हुए सेंसे चला जाता है। अगली सुबह अब किंग उन तीनों को बुलाता है और बताता है कि शार्लेट ने अपना फैसला कर लिया है कि वो किससे शादी करेगी। तुम लोगों को भी ये देखना चाहिए। जिसके बाद शार्लेट आगे बढ़ती है और सेंसे को अपने हस्बैंड के तौर पर चुनते हुए कहते हैं कि मैं अब इनके साथ ही अपनी जिंदगी बिताना चाहूंगी। भले ही ऑटो उसका बचपन का दोस्त है, पर वो काफी बेवकूफ है और बस गाने बजाने में लगा रहता है। और तो और कल रात भी बैकग्राउंड म्यूजिक वही बजा रहा था। और गुम्मेद शार्लेट को इसलिए पसंद नहीं क्योंकि उसकी बॉडी से काफी बदबू आती है। किंग शार्लेट पे काफी गुस्सा होता है कि तुमने कैसा फैसला किया है, पर क्योंकि बेचारी अब सेंसे की बातों से काफी मोटिवेट हो चुकी थी, तो अपने बाप को ही जवाब देती है कि मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, मैं जो फैसला लूं। तभी इन लोगों की बकवास सुनकर गोमेज गुस्से में आकर अपना मास्क उतारता है और तब पता लगता है कि असल में तो डार्क लॉर्ड का सर्वेंट है, जो शार्लेट से शादी करके राज्य को अपने कब्जे में लेकर अपने लॉर्ड को गिफ्ट करना चाहता था, पर अब वैसा नहीं कर पाएगा और सभी से कहता है अब तुम लोगों में से कोई नहीं बचेगा, तुम सबके सब मेरे हाथों मारे जाओगे। और गुस्से में सब कुछ तोड़फोड़ करते हुए सारे गार्ड्स को मारने लग जाता है। तो मुझे लगता है एक सर्वेंट कम बैल ज्यादा है। तामा भी फाइट बैक करने की कोशिश तो करती है, पर गोमेज को एक खरोच तक नहीं आ रही होती और ऑटो को गाना बजाने के अलावा कुछ आता तो था नहीं, तो वही करता है। ऐसे माहौल में भी गाना बजाने लग जाता है। सेंसे इधर गोमेज से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, जरा सुनिए, क्या आप हम दोनों को थोड़ा पहले मार सकते हैं? और सेंसे शार्लेट का हाथ पकड़ लेता है। ठीक है, तुम्हें ठिकाने लगाने के बाद मैं इस राज्य को मिट्टी में मिला दूंगा। देखो, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, जो चाहे वो करो, बस पहले मुझे मार दो। और क्योंकि यार शार्लेट ने सेंसे के साथ शादी करने का फैसला किया था, तो इसका मतलब ये होता है कि वो अपने हस्बैंड के साथ जिएगी भी और मरेगी भी। पर जैसे ही गोमेज दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ता है, शार्लेट को समझ में आ जाता है कि उसने बहुत ही गलत फैसला किया, क्योंकि अगर वो मर गई तो इस राज्य को संभालने वाला कोई भी नहीं बचेगा। सेंसे भी उसे रोता देख उसकी फीलिंग समझ जाता है और एंड मौके पे उसे खुद से दूर कर देता है। लेकिन इससे पहले कि गोमेज सेंसे को मारता, एनेते एक शील्ड बना देती है, जो इतना पावरफुल होता है कि उल्टा गोमेज के ही सींग टूट जाते हैं। मौका देखते ही तामा भी अपना फाइनल अटैक करके गोमेज को सीधे दीवार पार करवाते हुए नदी में फेंक देती है। किंग को भी अब अपनी गलतियां समझ में आ चुकी थी, इसलिए अब शार्लेट के लिए कोई नया हस्बैंड ढूंढने के बजाय अपने राज्य की गद्दी उसके हाथों में सौंप देता है और इस तरह शार्लेट एक प्रिंसेस से क्वीन बन जाती है। जिसके बाद एनेते और तामा उस टाउन से बाहर निकलते हैं और फिर से पूरे रास्ते कॉफिन में लेटे हुए सेंसे को खींचते हुए ले जाने लगते हैं। और भाई साहब को भी थोड़े नजारे देखने होते हैं, तो वो उठ के बैठ जाता है, पर फिर भी कॉफिन में ही बैठा रहता है। अब काफी देर तक उसे खींचते खींचते वो लोग कुछ पहाड़ों के बीच आ जाते हैं और यहाँ पर ही इन तीनों के लेवल्स को दिखाया जाता है। तामा का लेवल है 15 और साथ में 3 खतरनाक स्किल्स। एनेते का लेवल है 19 और उसपे मेनली हीलिंग मैजिक का स्किल है, लेकिन अपने सेंसे का लेवल है सिर्फ और सिर्फ 3 और स्किल 0, ऊपर से पूरी बॉडी पॉइजन से भरी हुई। फिलहाल अब एनेते डिसाइड करती है कि वो पहले ग्रूम नाम की एक सिटी में जाएंगे, जो तामा का होम टाउन भी है, लेकिन वहां जाने से पहले एनेते जोर्डन टेम्पल में कुछ टाइम रुकना चाहती थी। ऐसे 4 और भी टेम्पल या फिर कह सकते हैं कि चर्च है, जहाँ दूसरे वर्ल्ड से आने वाले लोग आया करते हैं। तो तामा उससे पूछती है कि तुमने तो सेंसे के साथ सफर में जाने के चक्कर में अपनी जॉब छोड़ दी, तो क्या तुम्हें वहाँ एंट्री मिलेगी? एनेते कहते हैं कि हाँ, चिंता की कोई बात नहीं, मैंने परिचित को भेज के अपना इस्तीफा भिजवा दिया है। लेकिन जैसे ही वो लोग साइड में देखते हैं तो इधर परिचित सेंसे के ऊपर बैठ के उसका खून चूसने में बिजी होता है और एनेते गुस्सा करने पर वो अपने मुंह से उसका रेजिग्नेशन लेटर बाहर निकालता है,
है जो उसने अब तक डिलीवर नहीं किया था। सेंसे को ये अजीब सा दिखने वाला क्रिएचर काफी पसंद आता है और वो उसका नाम मेलोस रख देता है और फिर दोबारा वापस जाके कॉफिन में सो जाता है। अब इससे पहले कि वो लोग आगे बढ़ते हैं, उन पहाड़ियों के ऊपर से एक बड़ा सा ड्रैगन उनके सामने आता है और तभी कोई लड़की उस ड्रैगन से एक सीक्रेट लैंग्वेज में बात करके शांत कर देती है। तामा और अन्यथा ये देख के हैरान होते हैं कि इसने दुनिया के सबसे ताकतवर ड्रैगन को इतनी आसानी से कैसे काबू कर लिया और पूछते हैं कि आखिर तुम हो कौन। शायद तुम लोगों को अंदाजा नहीं, लेकिन इस एरिया में अभी सिर्फ मेरे ही मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं, तुम्हें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। उन दोनों के पीछे पड़ा कॉफिन देखकर उसे लगता है कि शायद कोई मर चुका है, तो सेंसे बाहर आके कहता है कि शायद तुमने गलत समझ लिया, मैं तो बस थोड़ा आराम फरमा रहा था। अन्यथा कहते हैं कि प्लीज इसे माफ कर देना, ये बंदा थोड़ा अजीब है, बाहरी दुनिया से जो आया है। बाहरी दुनिया का नाम सुनकर वो लड़की ऐसे गुस्से में आ जाती है कि जैसे दूसरे वर्ल्ड से आए लोग उसके लिए कट्टर दुश्मन हो और एकदम से उन तीनों पर ही अटैक कर देती है। अन्यथा उसे रोकने की कोशिश तो करती है पर कोई फायदा नहीं होता क्योंकि ये लड़की बहुत ही पावरफुल है और तुम्हें थोड़ी देर बाद पता लगेगा कि कौन है ये। इस लड़की का ऑरा इतना पावरफुल होता है कि वो दोनों खड़े भी नहीं हो पाते और उसके चेस्ट पर डार्क लॉर्ड का निशान होता है। तो सेंसे अब खुद आगे आके उसके पास चला जाता है क्योंकि उसकी दुश्मनी सिर्फ दूसरे वर्ल्ड से आए लोगों से है और उसे कहता है कि तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकती हो। वो लड़की भी अपना मौका बिल्कुल भी नहीं गवाती और अपने हाथों को सेंसे के आर पार कर देती है। याद रखना, मेरा नाम है वार्डेलिया और तुम्हारा खेल यहीं खत्म होता है। अनते और तामा की हालत पहले खराब हो चुकी थी और सेंसे का इतना खून बहता देख वो लोग वहीं बेहोश हो जाते हैं। वार्डेलिया अब जाहिर ही होती है कि तभी सेंसे खड़ा होकर फिर से उसके सामने आ जाता है। तुम्हारी तरह मैं भी पहले किसी से इतनी नफरत करता था, मैं समझ सकता हूँ कि मुझ पर अपना गुस्सा निकालने के लिए भी तुम्हारे पास एक वजह होगी। सेंसे का इतना खून बहने के बाद भी वो इस तरह उससे बातें कर रहा है। ये देख के वार्डेलिया भी काफी डर गई और अपने ड्रैगन पे बैठ के जल्दी से वहां से निकल जाती है और सेंसे वहीं पे गिर जाता है। मिलोस पत्थरों के पीछे छुपकर ये सब देख रहा था और तीनों को बचाने के लिए जल्दी से उन्हें कारपेट पे लेकर टेंपल के अंदर पहुंचता है और यहाँ के प्रीस्ट एनेथे की ही एक दोस्त ईशा थी, वो उन सबको हील कर देती है। जिसके बाद अब कुछ घंटों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां सेंसे एक जहर की बोतल खरीदता है जो कि मॉन्स्टर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा पॉइजन है। तो इसलिए दुकानदार को लग रहा था कि शायद सेंसे इसे मॉन्स्टर्स को मारने के लिए खरीद रहा है, लेकिन वो पूरी पॉइजन की बोतल खुद ही पीने लग जाता है ताकि जल्दी मर सके। पता नहीं बेचारे के मरने की ख्वाहिश कब पूरी होगी। इधर ईशा एनेथे के साथ बैठे उस पर गुस्सा हो रही होती है क्योंकि उसने एक दूसरे वर्ल्ड से आए इंसान के चक्कर में अपनी जॉब छोड़ दी और ईशा का मानना है कि ये लोग बिल्कुल भी ढंग के नहीं होते, अपनी पावर्स पे हमेशा घमंड करके उसे गलत यूज करते हैं। तभी कोतारो नाम का एक रैपर वहां आता है और उन्हें अपने अनलिमिटेड मनी स्किल्स दिखाकर इंप्रेस करने का ट्राई करता है, लेकिन उल्टा आयशा उसकी बेइज्जती करके भगा देती है। देखा तुमने, मैंने कहा था ना कि सारे दूसरे वर्ल्ड से आए लोग एक जैसे ही होते हैं। तो अनते उसे समझाते हैं कि नहीं, सेंसे अलग है, उसके पास भले ही कोई स्किल नहीं लेकिन फिर भी उसने हमें डार्क लॉर्ड से बचाया। जो सुनकर ईशा बहुत हैरान होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि डार्क लॉर्ड को तो दूसरे वर्ल्ड से आए हीरोज ने 7 दिन पहले ही हरा दिया था। तभी एक बड़े से ड्रैगन को दिखाया जाता है जो उन हीरोज के कब्जे में था जिन्होंने मिलकर डार्क लॉर्ड को हराया और उनमें से ही एक उसके सिंहासन पे बैठा होता है। तुम भले ही अब जितनी कोशिश कर लो, तुम्हारा मास्टर कभी वापस नहीं आ सकता। और बाहर चट्टानों पे खड़ी वार्डेलिया डार्क लॉर्ड के कैसल को देख रही होती है क्योंकि असल में वो उसका फादर था। वार्डेलिया डार्क लॉर्ड की इकलौती बेटी थी और उसके फादर के कैसल पर अब दूसरे वर्ल्ड से आए लोगों ने कब्जा कर लिया है। दो इस तरफ इधर एनेथे और तामो को समझ नहीं आ रहा होता कि अगर डार्क लॉर्ड पहले ही मर चुका है तो आखिर वो लड़की कौन थी और फिर सेंसे के इस वर्ल्ड में आने का क्या मतलब। उन्हें मामला कुछ अजीब तो लगता है लेकिन फिलहाल वो इन सब बातों को छोड़कर शॉपिंग पे जाना चाहते थे, इसलिए वो दोनों अब सेंसे को एक बड़े से आर्मर में छुपा देते हैं ताकि वो फिर से कोई मुसीबत में ना फंसे। भाई इस सूट में तो आराम से 4 सेंसे फिट आ जाएंगे। अब तभी दिखाया जाता है कि टाउन में वुल्फ के ऊपर बैठे कुछ लोगों की एंट्री होती है और उनका लीडर सुजुकी सभी लोगों से आके कहता है अब कोई खतरा नहीं रहा, डार्क लॉर्ड अब नहीं रहा, तो तुम सब अब सुकून से जी सकते हो। सब लोग खुश होते कि फाइनली अब हर कोई आजाद है। तुम लोग खुश तो हो लिए, तो चलो अब काम की बात पे आते हैं। हम दूसरे वर्ल्ड के लोगों ने तुम्हारी दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान तक दाव पे लगा दी, तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि हमारा कर्ज अदा करो। तो इसलिए इस टाउन में अब हम लोगों का राज होगा। और कोतारो अनाउंस करता है कि इस टाउन पर अब लॉर्ड सुजुकी रूल करेंगे। सब लोग काफी हैरान होते हैं कि अब यहाँ क्या हो रहा है। इतने में तभी कोतारो की नजर एनेथे और ईशा पर जाती है और सुजुकी को बताता है कि इन दोनों ने मेरी बहुत बेइज्जती की थी। तो सुजुकी को ये बात पसंद नहीं आती कि दूसरे वर्ल्ड से आए हीरो से कोई ऐसी बेइज्जती कैसे कर सकता है और बदले के तौर पर एनेथे के सर पे हाथ रख के उसे अपना पालतू पेट बना लेता है क्योंकि उसके पास किसी को भी अपना पेट बनाने स्किल्स हैं। तामा कोतारो पे गुस्सा हो रही होती है कि तुमने एनेथे के साथ ये क्या किया और उसे मारने की कोशिश कर रही होती है कि तभी सुजुकी उसे भी अपना पेट बना लेता है। ईशा सामने आके उसे सब रोकने के लिए कहती है वरना उसके साथ अच्छा नहीं होगा। तो फिर सुजुकी टाउन के लोगों में अपना डर फैलाने के लिए अपने सारे पालतू मॉन्स्टर्स को हर जगह छोड़ देता है और देखते ही देखते हर जगह तबाही शुरू हो चुकी थी। लोगों के घर आग में लिपटे हुए थे और हर कोई इधर उधर भागने लगता है। मुझे माफ करना पर अब मैं तुम्हारे चर्च को अपने कैसल के तौर पर यूज करूंगा। साथ ही तामा भी सुजुकी के वश में थी और सेंसे को देखते ही उसके बॉडी आर्मर पे अटैक करने लग जाती है उसे बाहर निकालने के लिए, लेकिन जैसे ही आर्मर टूटा हेलमेट जाकर उसके सर पे लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। तो सेंसे फिर उसे सेफ रखने के लिए एक डब्बे में बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद वो अब ईशा के पास आता है तो वो उसे बताती है कि सुजुकी जब इस वर्ल्ड में आया था तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, वो काफी ज्यादा कमजोर हुआ करता था। और सेंसे इन बातों को सुन के अपनी एक बुक में लिख लेता है क्योंकि ऐसे लोगों के बारे में जानने में उसे काफी इंटरेस्ट आता है। और ईशा से कहता है कि मैं चर्च जा रहा हूँ सुजुकी से मिलने। तो फिर ईशा भी उसके साथ में आती है।
कुछ देर बाद अब दोनों चर्च के गेट के सामने खड़े होते हैं। देखो मैं अब भी कह रही हूँ, तुम्हें कोई प्लान के बिना अंदर नहीं जाना चाहिए। जो सुनकर सेंसे अपनी जहर वाली बोतल निकालता है तो ईशा को लगता है चलो ठीक है, जरूर उसके पास कोई प्लान होगा, लेकिन सेंसे ने तो खुद के पीने के लिए बोतल निकाली थी, जो देख के ईशा सदमे में ही चली जाती है और सेंसे अब गेट खोल के सीधा अंदर पहुंच जाता है। फिर अब सेंसे सुजुकी के सामने आके उसे बताता है कि मैं तुम्हारी कहानी में काफी इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में एक नॉवल लिखना चाहता हूँ। अच्छा तो सही है, फिर तुम मेरी हीरोगिरी के चर्चे अपने नॉवल में लिखना चाहते हो? तो नहीं, बल्कि मैं एक ऐसे इंसान की कहानी लिखना चाहता हूँ जिसे अपनी जरूरत से ज्यादा पावर ने अंधा कर दिया। सुजुकी गुस्से में अपने बीस्ट को अटैक करने के लिए भेजता है, पर ईशा बीच में आके उन सबको एक करके मारने लगती है और अपने सेंसे भाई साहब नॉवल लिखने में बिजी हो जाते हैं। पर ईशा उन सबको ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाती और मौका देख के सुजुकी कुछ मैजिक अटैक्स करता है, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें लगता मेलोस बीच में आ जाता है और सुजुकी का किया गया अटैक उसकी तरफ ही आ जाता है। दरअसल यार मेलोस ने अभी वही आर्मर का हेलमेट पहना हुआ है जो सेंसे ने पहले पहना था और इसकी खासियत है मैजिक अटैक्स को डिफ्लेक्ट करना। कोतारो की भी ये देखा फट जाती है क्योंकि उनके पास अब कोई भी वुल्फ नहीं बचा, लेकिन सुजुकी ने अभी भी एक को बचा कर रखा हुआ था और अपने सबसे पावरफुल वुल्फ को समन करता है, जिसने आते ही एकदम से जाके सेंसे के शोल्डर पर अटैक किया और उसे बाइट कर लेता है। पर क्योंकि उसकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ जहर ही भरा हुआ था तो वो अब उस वुल्फ में भी चला जाता है और उसका खेल वहीं खत्म। दोनों की फट जाती है कि भाई अब क्या करें और कोतारू जल्दी से वहां से भाग निकलता है। बुरी तरह फंस जाने पर सुजुकी अब अपने सबसे फाइनल वेपन एनिते को समन करता है और उसके ऑर्डर्स पर वो जाके ईशा पर अटैक भी कर देती है, पर ईशा अपनी ही दोस्त से लड़ना नहीं चाहती थी, तो अब सेंसे उसके सामने आता है ताकि उसे अपनी बातों से समझा सके। अरे बेवकूफ, तुम्हें मजाक लगता है क्या? मेरे स्पेल को अपनी बातों से खत्म करोगे? सेंसे अब एनिते से बात करना शुरू करता है और जैसा कि उसने सोचा था एनिते उसे चाह के भी मार नहीं पाती, जो देख के सुजुकी जबरदस्ती उसे ऑर्डर देता है कि तुम्हें उसे मारना ही होगा, लेकिन एनिते सेंसे को मारने के बजाय उल्टा खुद को ही मार लेती है और वो सुजुकी के कंट्रोल से फ्री हो गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता कि इतने खतरनाक स्किल को सेंसे ने बस अपनी बातों से खत्म कर दिया। सुजुकी अपनी इतनी ज्यादा बेइज्जती झेल नहीं पाता और अपने आप को चाकू से मारने वाला होता कि तभी सेंसे ने आके उसे रोक लिया। देखो मेरी नॉवल अभी कंप्लीट नहीं हुई तो तुम ऐसा नहीं कर सकते, और सेंसे उसे अपनी पूरी कहानी बताने के लिए कहता है। जिसके बाद अब सीन जाता है उसके पास्ट में, जहाँ हमेशा वो अपने स्कूल के बच्चों से बुली हुआ करता था। हर कोई बस उसे अपने एक पेट के तौर पर यूज किया करता था। सुजुकी ने मरने के बारे में भी कई बार सोचा पर उसमें ये करने की भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर एक रात उसे ट्रक ने हिट किया और अगले पल उसकी आंख ईशा के सामने खुली। सुजुकी को ये स्किल मिली थी कि वो किसी को भी अपना पेट बना सकता है, जो कि देखा जाए तो सही में काफी अच्छी स्किल है, लेकिन इसके बावजूद टाउन के लोगों ने कभी उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। वो हमेशा खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करता रहता पर किसी ने भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं की, और जिस बंदे ने इतना कुछ सहा हो वो हीरो के बजाय विलन बनना ही पसंद करता है। और उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद सेंसे कहता है तो फाइनली मेरी नॉवल खत्म हुई। ये कहानी है एक ऐसे दुखी इंसान की जिसे इस दुनिया में एक हीरो के तौर पर जीने का एक मौका मिला, पर अपनी कमजोरी के कारण ना ही वो एक हीरो बन पाया और ना ही विलन। और सेंसे इस नॉवल को नाम देता है नो लॉन्गर अलाउड इन अनदर वर्ल्ड, और यही नाम इस एनिमे का भी है। अचानक ही अब उस बुक से एक तेज लाइट बाहर निकलने लगती है और उसके सारे के सारे पेपर्स सुजुकी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी वहाँ एक टेलीपोर्टेशन मैजिकल सर्कल अपीयर होता है और देखते ही देखते सुजुकी अपनी जगह से गायब हो जाता है। ईशा और एनिते बहुत ही हैरान होते हैं, उन लोगों ने आज से पहले से कभी नहीं देखा था, क्योंकि सेंसे ने किसी तरह सुजुकी को वापस अपने वर्ल्ड में भेज दिया और अब उसके स्टैट्स में एक स्पेशल स्किल ऐड हो जाती है जो कि है राइटिंग। शायद सेंसे इस वर्ल्ड में आया है इसलिए है ताकि दूसरे वर्ल्ड से आए बुरे लोगों को वापस भेज सके, और क्योंकि अब सुजुकी वापस चला गया था तो उसके सारे वुल्फ भी टाउन से चले जाते हैं और तामा भी पहले जैसी हो जाती है। साथ ही ईशा को भी समझ में आ जाता है कि वो सेंसे के बारे में गलत सोच रही थी और एनिते से कहते कि तुम्हें अब उसके साथ ही रहना चाहिए, तुम लोगों के ऊपर और ही बड़े खतरे आने वाले हैं। दूसरी तरफ यहाँ सुजुकी को दिखाया जाता है जो अपनी दुनिया में वापस आने के बाद अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करना चाहता था, इसलिए वो एक सुपरमार्केट में जॉब ले लेता है, यानी उसे इस वर्ल्ड में वापस भेजना सेंसे का एक सही फैसला था। जिसके बाद अब सीन आता है तीसरे और सबसे बड़े चर्च पर, जहाँ ईशा भी आती है और एक दूसरे प्रीस्ट वुल्फ को देखती है जो कि बिल्कुल ही बेवड़ा है और टल्ली होकर पड़ा होता है। तभी एक और प्रीस्ट आर्क वहाँ आता है और इन सब का काम एनिते और ईशा की तरह ही है। अब तभी उन सभी का सीनियर आके उनको अपनी सीटें बिठाता है और इन लोगों की कोई मीटिंग शुरू होने वाली थी, लेकिन उससे पहले एक और प्रीस्ट वहाँ आती है जिसका नाम है आर्या, जो कि एनिते की रिप्लेसमेंट है। आपस में थोड़ी देर तक नॉर्मल बातचीत करने के बाद मिलर उन सभी से कहता है कि मुझे तुम लोगों से दूसरे वर्ल्ड से आए लोगों के बारे में कुछ बात करनी थी। दरअसल वो आप चाहते हैं कि हम टेलीपोर्टेशन बंद कर दें जहाँ से दूसरे वर्ल्ड के लोग आते हैं, क्योंकि डार्क लॉर्ड हार चुका है और उसकी जगह दूसरे वर्ल्ड से आए हीरोज ने ही ले ली है, जो कि अब हीरो कहलाने के लायक तो नहीं क्योंकि वो भी डार्क लॉर्ड जितने ही बुरे हैं। तब ईशा सबको सेंसे के बारे में बताती है जो खुद दूसरे वर्ल्ड से आया है और अपने जैसे एडवेंचरर्स को उनकी दुनिया में वापस भेज सकता है। किसी को भी यकीन नहीं होता कि क्या सही में ऐसी पावर्स एग्जिस्ट करती है। वो लोग अब इस बारे में बात कर ही रहे होते कि तभी इन सब का लीडर पॉप आ जाता है और वो सेंसे के बारे में और जानना चाहता था। क्या पता शायद अब यही उनकी लास्ट होप हो। दूसरी तरफ एनिते और तामा एक बार फिर से सेंसे को घसीटते घसीटते घंटों तक चलने के बाद एक नए टाउन में पहुंचते हैं। वहीं बैठा एक लड़का नीर उन्हें कहता है कि तुम्हें हेल्प चाहिए तो बताना, मैं पैसों के बदले तुम्हारे लिए एक ताकतवर योद्धा ला सकता हूँ जो सफर में तुम्हारे काफी काम भी आएगा। तामा को ये आइडिया अच्छा लगता है क्योंकि फिर उसे कॉफी नहीं खींचना पड़ेगा, और एनिते भी बिना कुछ सोचे समझे 40,000 जरी को नीर को दे देती है जो कि इस वर्ल्ड की करेंसी है। तो नीर वो पैसे लेकर जाते हुए कहता है कि तुम लोग थोड़ी देर यही रुको, मैं उसे लेकर आता हूँ। अब रात बिताने के लिए वो लोग एक जगह पर रुके होते हैं जहाँ वो नीर का इंतजार कर रहे थे, जो देख के वहाँ के रिसेप्शनिस्ट उन्हें
उन्हें बताती है कि बेटा तुम्हारे साथ तो स्कैम हो चुका है। वो लड़का ऐसे ही सबको लूटता है। अनिता की तो ये सुन के बिल्कुल हालत ही खराब हो जाती है क्योंकि उसने 40,000 जरी को जो दे दिए थे। दरअसल यार नीर एक अनाथ लड़का है जो इस तरह स्कैम करके ही अपना गुजारा करता है। उसे समझाने वाला कोई नहीं कि क्या करना सही है और क्या गलत। अब तभी उसी लड़के नीर को दिखाया जाता है जिसे अचानक कुछ लोग आकर किडनैप करके सारा सामान लूट लेते हैं। नीर को समझ नहीं आता कि ये लोग कौन है, पर उसे ये उम्मीद होती है कि जरूर दूसरे वर्ल्ड से आने वाला कोई हीरो उसे बचाएगा। लेकिन फिर उसे पता लगता है कि जो लोग उसे लूटने आए हैं वो भी दूसरे वर्ल्ड के ही लोग हैं। और अब ताकि नीर उनके बारे में किसी और को न बता दे, वो लोग उसे मारने का फैसला करते हैं। और उनमें से एक बंदा अपने स्पेशल वेपन से अटैक करने ही वाला था कि बीच में सेंसे आके उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है। वो लोग सोचते हैं कि भाई चिलगोजा कौन है और सेंसे को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन अपने सेंसे भाई साहब हर बार की तरह खुद मरने के लिए तैयार हो जाता है और उनसे कहता है कि प्लीज तीर सीधा मेरे दिल पे मारना। उन सबकी ये देख के फट जाती है और जल्दी से भाग जाते हैं। भाई तुम खुद सोचो, तुम्हारे सामने सेंसे जैसा एक बंदा है और कहे तीर सीधा मेरे दिल पे मारना, तो क्या तुम उसे मार दोगे? थोड़ा सा तो मन में डर आएगा ही ये देखे कि बंदा खुद को मारने के लिए कह रहा है। इसके जैसा कैरेक्टर तुम्हें किसी और एनिमे के अंदर मिल ही नहीं सकता। जिसके बाद अब सीधा अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ एनेते और तामा को बिल्कुल भी पता नहीं है कि कल रात नीर के साथ क्या हुआ और सेंसे भी उन्हें रात में कहीं मिल नहीं रहा था। तो एनेते को लगता है कि सेंसे कहीं दूसरी लड़कियों से मिलने तो नहीं गया था और बहुत गुस्सा करती है। इतने में अब पीछे से नीर आता है। तामा उस पर चिल्लाते हुए कहते कि तुमने स्कैम क्यों किया हमारे साथ, पैसे दो हमारे। तो वो कहता है कि नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला, तुम्हें अपनी मदद के लिए एक बहादुर योद्धा चाहिए था, तो लो अब मैं तुम्हारे साथ सफर पे चलूंगा। और इस तरह नीर सेंसे की पार्टी ज्वाइन कर लेता है। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ काफी देर तक चलने के बाद तामा नीर के हाथों में रस्सी दे देती है और उससे ही कॉफिन को खिंचवाती है। और वो खींचने की बात तो दूर, कॉफिन को मुश्किल से हिला पा रहा होता है। घंटों तक सफर करने के बाद उन्हें दूर से तामा का होम टाउन नजर आता है। लेकिन जैसे ही चारों वहाँ पहुंचते हैं उससे पहले ही कुछ सैनिक सबको घेर लेते हैं और उनको ले जाके जेल में बंद कर दिया जाता है। लेकिन सिर्फ तामा को छोड़कर, क्योंकि वो लोग उसे अपने साथ ले गए थे। इसलिए नीर को ऐसा लग रहा होता है कि जरूर तामा कोई भागी हुई चोर है, तभी तो उन लोगों ने उसे पकड़ लिया। अब उन्हें यहाँ से बाहर निकलना था तो नीर अपनी हाथ की सफाई से कुछ सेकंड्स में ही लॉक खोल देता है। अनिता कहती है, अरे वाह, हमने सोचा नहीं था कि हमारे पास इतना शातिर चोर भी है। लेकिन इनके लॉक खोलने का भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि सैनिकों ने इन्हें फिर से पकड़ लिया। तीनों को अब किंग साइबेरियन के पास लाया जाता है जहाँ वो उन्हें बताता है कि तुम लोग यहाँ इसलिए लाए गए हो क्योंकि तुमने मेरी बेटी को किडनैप किया था और अब तुम लोगों को मौत की सजा दी जाएगी। जो सुन के सेंसे को छोड़ के बाकी दोनों के डर के मारे फट जाती है। तभी तामा प्रिंसेस की ड्रेस में वहाँ आती है जिसका रियल नेम है मटिल्डा। वो अपने फादर को सारी बातें समझाती है कि तीनों मेरे दोस्त हैं और मैं सबके साथ एक सफर पर निकली थी। तो किंग उसकी बातों को समझते हुए तीनों को छोड़ने के लिए मान जाता है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पे, और वो ये कि तामा अब से एक प्रिंसेस की तरह ही अपने टाउन में रहेगी और उसे भी अपने फादर की शर्त माननी पड़ती है। मुझे माफ कर देना, मैं अब तुम लोगों के साथ नहीं आ सकती। जिसके बाद अब रात में तीनों वहाँ के एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे होते हैं कि तभी एक वेटरेस आके उनसे पूछती है कि क्या सही में आप लोग राजकुमारी मटिल्डा के दोस्त हो। दरअसल इस लेडी का नाम है फोमे, जो कि पहले प्रिंसेस मटिल्डा के लिए यानी कि तामा के लिए काम किया करती थी। सेंसे को ये सब जानने के बाद तामा की कहानी में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा होता है क्योंकि पहली बार जब वो उसे मिला था तो एक मॉन्स्टर के हाथों मार जाने वाली थी और अब पता लगता है कि वो तक प्रिंसेस है जो अपने फादर की वजह से अपने ही टाउन में कैद है। सेंसे उस वेटरेस से कहता है कि मुझे तामा के बारे में हर वो चीज बताओ जो तुम जानती हो। दूसरी तरफ तामा पैलेस में अपने कमरे में बैठी होती है कि तभी बाहर उसे कोई खड़ा दिखता है और इस बंदे का नाम है काइबारा। उसके आते ही अचानक किंग अपने सैनिकों के साथ वहां आता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और यहाँ क्यों आए हो। काइबारा अब किंग की गद्दी पे बैठ के खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि मैं उन दूसरे वर्ल्ड से आए 7 लोगों में से एक हूँ जिन्होंने डार्क लॉर्ड को हराया और मुझे लोग प्यार से फॉलन एंजल ऑफ ग्लूटोनी भी कहते हैं। असल में काइबारा यहाँ इस किंगडम को अपने कंट्रोल में लेने आया है और साथ में एक डेमी ह्यूमन को भी खाना चाहता है और डेमी ह्यूमन से उसका मतलब है प्रिंसेस मटिल्डा यानी तामा। किंग अपने सैनिकों को उसे मारने भेजता है लेकिन काइबारा पलक झपकते ही अपनी स्किल से उन सबको एक बार में ही खा लेता है। न चाहते हुए भी किंग अब खुद उससे लड़ने आता है और अपना एक पावरफुल अटैक कैट पाम यूज करता है। लेकिन इसके बावजूद काइबारा ऐसे खड़ा था जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसके पेट के ऊपर शील्ड जैसी कोई लेयर आ चुकी थी। किंग अब बहुत गुस्से में आ जाता है और काइबारा को पकड़ने के बजाय उसे जान से मारने का डिसाइड करता है और अपना सबसे पावरफुल अटैक बनाते हुए उसकी तरफ बढ़ता है। तूने मेरे ही पैलेस में आके मेरे लोगों को मारा, अब तो भीख भी मांग ले तो भी जिंदा नहीं बचने वाला। काइबारा भी तैयार होता है और इससे पहले कि दोनों में से कोई एक अटैक करता तामा वहां आ जाती है। वो काइबारा से लड़ने में अपने फादर की हेल्प करना चाहती थी पर किंग उसे मना करते हुए कहता है कि दूर रहो, तुम लियोन की जगह कभी नहीं ले सकती। दूसरी तरफ वही लेडी फाओमी सबको बता रही होती है कि तामा का काफी पहले एक ट्विन ब्रदर भी हुआ करता था जिसका नाम था लियोन। लेकिन 10 साल पहले एक तेज तूफानी रात में प्रिंस लियोन और उनकी मदर दोनों ही चल बसे, जिसके बाद से किंग बहुत दुख और दर्द में रहने लगे। तो तामा ने अपने फादर के खातिर गद्दी को संभालने के लिए अपने बाल कटवा लिए ताकि वो मार्शल आर्ट सीख के अपने फादर की नजर में एक काबिल योद्धा बने। लेकिन किंग ने कभी भी तामा के ऊपर अपना विश्वास नहीं रखा। अब वापस सीन प्रेजेंट में किंग और काइबारा की फाइट में आता है जहाँ किंग अभी भी तामा को फाइट से दूर रहने के लिए कह रहा होता है लेकिन वो फिर भी नहीं मानती और खुद को साबित करने के लिए काइबारा के ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती है।
और उसी वक्त कायबरा अपनी स्किल का यूज करते हुए तामा को खाने ही वाला होता है कि तभी किंग बीच में आके उसे साइड करके बचा लेता है। लेकिन इस चक्कर में उसने अपना खुद का एक हाथ गवा दिया जो कायबरा खा लेता है। माफ करना प्रिंसेस, मैं तो तुम्हें टेस्ट करने वाला था पर तुम्हारा बाप बीच में आ गया। तामा ये देख के खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाती और उस पर अटैक करने को दौड़ती है, पर तभी कैसल का एक शाही गार्ड ब्रियाड आके जल्दी से उसे लेके वहां से निकल जाता है। वो तामा को एनेते और बाकियों के पास लाके बताता है कि एक दूसरे वर्ल्ड से आए इंसान ने अचानक से पैलेस पे आकर अटैक कर दिया है और फिलहाल किंग अभी उसके कब्जे में है। दूसरी तरफ कायबरा किंग को लेकर राज्य की जनता के सामने आके ये ऐलान करता है कि अब से मैं तुम्हारा किंग हूँ और मुझे खाने में हर रोज यहाँ की औरतें चाहिए। अगर किसी ने फालतू की आवाज उठाने की कोशिश की तो वो भी नहीं बचेगा। लेकिन फिर भी ये सुनने के बावजूद उनमें से एक आदमी हीरो बनने की कोशिश करता है और उसके खिलाफ आवाज उठाता है तो कायबरा सबके सामने उसे एक झटके में खा जाता है। हर तरफ अब भगदड़ मच जाती है और लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं, पर अब इसका भी कोई फायदा नहीं क्योंकि कायबरा के मॉन्स्टर्स ने हर तरफ से उन्हें घेरे लिया होता है। तभी इधर तामा को भी होश आ जाता है और जल्दी से अपने फादर को बचाने के लिए जाने लगती है, लेकिन ब्रियाड उसे रोक लेता है क्योंकि तामा अकेले जीत नहीं सकती। एनेते उसे समझाती है कि तुम्हारा भाई लियोन और क्वीन के जाने के बाद तुम इस राज्य की आखिरी उम्मीद हो, तुम्हें यहीं रहना चाहिए। जिसके बाद सेंसे नीर और एनेते को लेकर कायबरा के पहरेदारों के पास पहुंच जाता है और उन्हें कहता है कि मेरी एक ख्वाहिश है, मैं चाहता हूं कि किंग कायबरा मुझे खा ले, इससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी। वो दोनों मॉन्स्टर्स भी खुद से उनके शौक हो जाते हैं कि भाई इसने पीवी रखी है क्या, खुद को ही खाने के लिए परोस रहा है। जिसके बाद फिर अब इन तीनों को वेटिंग रूम में भेज दिया जाता है जब तक कि किंग कायबरा के ऑर्डर्स ना आ जाए। दूसरी तरफ यहाँ ब्रियाड जब तामा के लिए खाना लेकर आता है तो उसे पता लगता है कि वो तो भाग चुकी है। इधर पैलेस में बैठे कायबरा को काफी भूख लग चुकी थी और सोच रहा होता है कि अब कौन सा डेमी ह्यूमन खाया जाए। उसे अपने गार्ड से सेंसे के बारे में पता लगता है जो खुद आज कायबरा खाना बनना चाहता है। अब इससे पहले कि वो अपने गार्ड्स को कुछ ऑर्डर दे पाता, तामा आके उन दोनों को वहीं खत्म कर देती है। किंग उसे दूर रहने के लिए कहता है लेकिन तामा अपनी जिद पे अड़ चुकी थी कि वो खुद को साबित करके रहेगी। तामा बार बार कायबरा के ऊपर अटैक्स करने की कोशिश करती है लेकिन उसकी पावर के सामने वो जरा भी नहीं टिक पाती और यहाँ पता लगता है कि असल में कायबरा जिसकी भी बॉडी खाता है उसकी पावर्स ले लेता है और क्योंकि उसने किंग का हाथ खाया था तो उसकी पावर्स भी वो इजीली यूज कर सकता है। दूसरी तरफ अपना सेंसे जेल में बैठे बैठे बोर हो गया था तो बाहर निकल के पैलेस में घूमने लगता है और टहलते टहलते क्वीन के रूम में पहुंच जाता है। थोड़ी देर तक ताका झाकी करते हुए उसकी नजर एक ड्रॉर पर जाती है और ये खोलने के लिए अपने नीर भाई साहब तो है ही तो वो उससे खुलवाता है और उस ड्रॉर के अंदर एक काफी पुरानी नोटबुक पड़ी होती है। इधर कायबरा किंग की पावर यूज करते हुए तामा के ऊपर एक के बाद एक अटैक करता जाता है और बस कुछ मिनटों में ही उसे बुरी तरह इंजर्ड कर देता है। काश तूने अपने बाप की बात मान ली होती क्योंकि तेरे मार्शल आर्ट्स तो बिल्कुल यूजलेस हैं। तभी तामा को अपने भाई लियोन के बारे में याद आता है जहां वो जंगल में आके हमेशा मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस किया करता था ताकि एक दिन इस राज्य को संभालने के काबिल बन सके और अपने फादर जितना स्ट्रांग हो जाए। तामा ये सब बात याद करते हुए एक बार फिर से खड़ी हो जाती है जो देख कायबरा की एक्साइटमेंट भी और बढ़ जाती है तामा को खाने के लिए और उसके ये हार न मानने वाले जुनून से इंप्रेस होकर अपने पास्ट के बारे में बताता है जहाँ वो हमेशा से ही एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था। उसके पास रोज खाने के लिए ढेर सारी चीजें होती थी, भले ही वो दुनिया की कोई भी डिश हो, लेकिन धीरे धीरे कायबरा कोई नॉर्मल सा खाना बोरिंग लगने लगा। इसलिए वो कुछ नया टेस्ट करने के लिए अपनी मेड को ही मार देता है ताकि उसे खा सके, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। और एक दिन जब वो रोड पर चलते हुए बेवजह गुस्से में एक बंदे को मारने लग जाता है तो ट्रक कुन अचानक ही उसे वहाँ हेलो कहने आ गया और इस तरह कायबरा पहुंचा इस वर्ल्ड में। अब वो चाहे तो अपनी पसंद की हर एक चीज खा सकता है। अपनी पूरी कहानी बताने के बाद कायबरा तामा को खाने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है कि फाइनली सेंसे आ जाता है। आखिरकार भाई साहब आ ही गए और सेंसे उससे कहता है कि भाई तेरी कहानी तो बड़ी घटिया है, ऐसे कहानी सुन के मेरे कानों से खून आ गए। कायबरा को समझ नहीं आता कि अब ये बंदा कहाँ से टपक पड़ा और खाने की कोशिश करता है लेकिन खा नहीं पाता क्योंकि उसके अंदर के इंस्टिंक्ट इतने डिप्रेस्ड इंसान को खाने से मना कर रहे थे। इतने में पीछे से एनेते और नीर भी आ जाते हैं और कायबरा को धमका आता है कि अगर तुम नहीं रुके तो सेंसे तुम्हें अपने वर्ल्ड में वापस भेज देगा। लेकिन अपना सेंसे तो भाई सेंसे है और कहता है कि नहीं, मैं ऐसी घटिया कहानी पर अपनी नॉवल वेस्ट नहीं करने वाला। कायबरा अपनी ऐसी बेइज्जती सह नहीं पाता और फुल रेज मोड में आते हुए कहता है तुम लोगों को शायद अभी मेरी ताकतों का अंदाजा नहीं, अब तुम में से कोई भी यहाँ से बच के नहीं जाएगा। इधर सेंसे ने इस बार तामा की कहानी को लिखा होता है और उसे उसकी नॉवल खोलने के लिए देता है, जिसके बाद ठीक वैसा ही हुआ जैसा पिछली बार हुआ था। लेकिन एनेते को देख के यकीन नहीं होता कि दूसरे वर्ल्ड वालों के अलावा यहाँ के लोगों के ऊपर भी सेंसे की पावर्स काम करती है। सेंसे अब तामा की कहानी एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि तुम वो प्रिंसेस हो जिसने अपने भाई और माँ के गुजर जाने के बाद अपने पिता की आखिरी उम्मीद बनने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उन्होंने तुम्हें कभी समझा नहीं। तो अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें अपने फादर की नजरों में एक अच्छी प्रिंसेस बनना है या अपने भाई की जगह इस राज्य को संभालना है। जिसके बाद तामा के हाथों पर डिवाइन बीस्ट क्रेस्ट का एक मार्क चमकने लग जाता है जो कि असल में उसके हाथों पर बचपन से ही था। लियोन को भी इस बारे में पता था लेकिन तामा अपने फादर को बताना नहीं चाहती थी, लेकिन असल में तो किंग को भी उसके इस मार्क के बारे में बचपन से ही पता था, पर उसने कभी तामा को ये पावर यूज करना नहीं सिखाया और आज किंग इस बात पे काफी पछता रहा होता है। तामा अब लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार होती है पर कायबरा को तो ऐसा लग रहा होता है कि कुछ भी कर ले, मेरा कहां ही कुछ बिगाड़ पाएगी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता। तामा कैट डिस्ट्रैक्शन
अट्रैक्शन का यूज करते हुए उसका ध्यान इधर उधर भटकाती है और फिर अपने डिवाइन क्रेस्ट का यूज करते हुए काइबारा को बीच से ही चीर डालती है और इसी के साथ काइबारा वहीं मारा जाता है। साथ ही अब तामा के हाथों के ऊपर का भी उमाड़ गायब हो चुका था और वो वहीं बेहोश हो जाती है। इधर सेंसे किंग के पास आके क्वीन के रूम से ली गई नोटबुक को उसे वापस कर देता है तो किंग उससे पूछता है कि आखिर तुम क्वीन के रूम में बिना परमिशन के गए ही क्यों? हाँ, मैंने गलती की और मैं अपने इस गुस्ताखी पर खुशी खुशी फांसी चढ़ने के लिए तैयार हूँ। तो किंग कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तभी बिरियाड वहां आके किंग को बताता है कि प्रिंसेस मैटिल्डा की पावर्स अब जा चुकी हैं, लेकिन जो पावर उन्होंने यूज की वो अभी भी इनकम्प्लीट थी। मतलब कि तामा ने इन पावर्स को अभी अपने फुल पोटेंशियल पे यूज ही नहीं किया। यह हो सकता है कि शायद वो ऐसा कर नहीं पा रही। वो लोग इस बारे में बात ही कर रहे होते हैं कि अचानक तभी काइबारा दोबारा जिंदा हो जाता है। उसे ये बात खुद समझ नहीं आती कि ये कैसे हुआ, पर तब उसे याद आता है कि डार्क लॉर्ड के हार जाने के बाद उसने उसके बॉडी पार्ट्स खा लिए थे और अब उसके अंदर डार्क लॉर्ड वाली ही पावर आ चुकी है जिससे उसने खुद को रिवाइव कर लिया। काइबारा बहुत ही खुश हो जाता है कि अब तो उसे कोई नहीं मार सकता और बिल्कुल ही एक डीमन बन जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, अचानक पीछे से डार्क लॉर्ड की बेटी वार्डेलिया आकर उसका सर धड़ से अलग कर देती है। वो यहाँ काइबारा की खोज में आई थी, लेकिन सर अलग हो जाने के बावजूद भी वो हंस रहा होता है और उससे कहता है कि तेरे बाप का शरीर तो बड़ा टेस्टी था, मैंने तो उसे बुरी तरह मारा। तो गुस्से में आके वार्डेलिया काइबारा को अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देती है। सेंसे आके पूछता है कि क्या अब तुम खुश हो अपने फादर के हत्यारों में से एक को मार के? लेकिन क्योंकि वार्डेलिया दूसरे वर्ष से आए लोगों से नफरत करती थी तो सेंसे को भी धमका के चली जाती है कि अगर तुमने मेरे करीब आने की कोशिश की तो तुम भी मेरे हाथों मारे जाओगे। सेंसे को उसकी कहानी में भी काफी इंटरेस्ट आता है और उस पर भी एक नोवेल लिखने के बारे में सोचता है। जिसके बाद अगली सुबह जब वो लोग उस जगह से जा रहे होते हैं तो तामा वहां नहीं आती, क्योंकि अब वो यहीं रहकर इस राज्य को संभालने का अपना फर्ज अदा करना चाहती थी। तो किंग तामा के पास आके उसे कहता है, तुम मेरे लिए अपनी इस लाइफ को बर्बाद मत करो, इस राज्य को संभालना मेरा काम है। वो लोग अभी भी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। जो सुन तामा बड़ी खुश हो गई और जल्दी से उन तीनों को ढूंढने के लिए निकल जाती है। इधर नीर बेचारा अकेले सेंसे को खींचते हुए ले जा रहा होता है, लेकिन उसकी स्पीड बहुत स्लो थी। तो सेंसे बाहर निकल के उसे रोकते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम्हारे पैरों में मेहंदी लगी है क्या? ऐसे कछुओं की चाल में क्यों चल रहे हो? जो सुनकर नीर को बहुत गुस्सा आता है कि साले खुद तो कॉफी में बैठ के आराम कर रहा है और ऊपर से हमें सुना भी रहा है। इतने में पीछे से उन्हें ढूंढते हुए तामा वहां आ जाती है और एक बार फिर से वो चारों सफर में साथ होते हैं। देखो, ये तो अभी आधा पार्ट से थोड़ा सा ज्यादा हुआ है, तो मुझे तो भाई स्टोरी काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। आई डोंट नो तुम लोगों को स्टोरी कैसी लगी कैसी नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और देखो, और भी बहुत सारे ऐसे चैनल है जो कि एनिमे को एक्सप्लेन करते हैं, मांगा इवन मानवा को भी एक्सप्लेन करते हैं। उन पे भी मैं अपने रिएक्शन वीडियो देने वाला हूँ जैसे कि मुझे लगने वाले, और ये मेरी ऑनेस्ट होंगे। ऐसा नहीं कि मैंने अपने खुद को बनाया हुआ है। मुझे जो सही लगा, जिसपे मुझे अच्छा खासा स्माइल आया, जिसपे मुझे मजा आया, इंटरेस्ट लगा, उसी पे चीज पे मैंने दिया है। अगर तुम्हें उन मतलब पहली बात तो जो ये बंदा था एनिमे मूव करके, इसके चैनल को तुम्हें सब्सक्राइब करना होगा, इसके वीडियो को लाइक करो, तुम्हें काफी ज्यादा मजा आएगा। और भी जाके इसके वीडियोस देख सकते हो, मैं और भी वीडियोस पे रिएक्शन दूंगा। बट अगर भाई मेरे को कॉपीराइट स्ट्राइक या कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं मारेगा तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो या ये एनिमे देखना हो तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं इसका लिंक तुम्हें दे दूंगा। मुझे पता है कहाँ से डाउनलोड करना है, और इसमें भी शायद अभी तक हिंदी डब में आया नहीं है। अगर हिंदी डब में आया रहेगा मैं सर्च करके अपना इंस्टाग्राम चैनल पे तुम्हें मतलब इंस्टाग्राम पे दे ही दूंगा यार। टेलीग्राम चैनल तो अभी नहीं बनाया हूँ फिलहाल, लेकिन इंस्टाग्राम पे तुम्हें देखने के लिए मिल जाएगा। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी, या जो भी लगी होगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। ऐसी और मजेदार और भी एनिमे कॉन्टेंट जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो।